बडगाम में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी है। बडगाम के चदूरा गांव में तहसीलदार ऑफिस के पास राहुल भट्ट को गोली मारी गई, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बचाया नहीं जा सका उन्हें। पुलिस का कहना है कि 2 आतंकवादी सरकारी दफ्तर में घुसे और राहुल भट्ट को गोली मार दी, जो वहां काम करते थे। ये पूरी तरह से टारगेटेड किलिंग है, यानी कि निशाना था राहुल भट्ट पर और सरकारी दफ्तर के अंदर जाकर उन्हें मारा गया है। 2 आतंकवादी दफ्तर में गए और वहां पर गोली मारी है। इस हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने बडगाम में विरोध प्रदर्शन भी किया है। यहां पर ये आप देख रहे हैं बडगाम की तस्वीरें, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है कश्मीरी पंडितों द्वारा। ये जो टारगेटेड किलिंग हुई है राहुल भट्ट की, इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी नजीर मसूदी। ये आतंकी घटना तहसीलदार के दफ्तर में अंजाम दी गई। न सिर्फ यहाँ तहसीलदार का ऑफिस है, बल्कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सामने पीछे एसडीएम का भी ऑफिस है, एसडीएम चाडोरा का ऑफिस है। इसके बावजूद भी मिलिटेंट दाखिल हुए। वो उनके पास लग रहा कि साइलेंसर फिट थे, जो पिस्टल थे, उन्होंने राहुल भट्ट को नज़दीक से गोलियां मार दी। वो गंभीर तौर से जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल लिया गया, जहां डॉक्टरों ने उससे मुर्दा पाया। ये उन जो टारगेटेड अटैक है उनकी एक सीरीज जो है पिछले अक्टूबर से हमने देख रहा है, किस तरह कश्मीरी पंडित हों या माइग्रेंट वर्कर हों, यहाँ पंचायत मेंबर हों या दूसरे लोगों को, इनको किस तरह निशाना बनाया जा रहा है। और आज जब एक तहसीलदार का दफ्तर हो या एसडीएम का ऑफिस, वहां घुस सकते हैं एक कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉय है, जो प्रधानमंत्री की पैकेज के तहत 2010 से यहाँ काम कर रहा था, ताकि यहाँ कश्मीरी पंडित वापस आ जाएं। 4000 से ज़्यादा लोगों को इस पैकेज के तहत नौकरी दी गई है और इससे एक एतमाद उनमें बहाल हो, ताकि वो कश्मीर वापस आ सकेंगे और वहाँ यहाँ न सिर्फ उनको रोज़गार मिलेगा, बल्कि यहाँ उनकी बहाली भी हो सकती है। लेकिन इस तरह के वाक़ात ने काफ़ी खौफ फैला दिया है कश्मीरी पंडितों में, किस तरह कहाँ जाएं, क्योंकि उनके जो सैकड़ों जो लोग हैं, जो खासतौर पर जैसे टीचर हैं, वो स्कूलों में हैं, किस तरह उनको सुरक्षा मुहैया की जाएगी। एक तरफ पुलिस का ये कहना है कि जितने भी मिलिटेंट इस तरह की घटनाओं में मुलव्वस थे, पहले उनको या तो मार दिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। पुलिस का कहना है कि 2 जो मिलिटेंट जो आतंकवादी थे, जो वो इसमें दाखिल हुए और उन्होंने पिस्टल का इस्तेमाल करके राहुल भट्ट को निशाना बनाया। और साफ बात है, जिंदगी खोई राहुल भट्ट ने, लेकिन निशाना बहुत बड़ा है कि यहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया जाए, मुलाजिमों को भगाया जाए, खौफ फैलाया जाए। और ये खौफ का मामला पिछले साल से शुरू हो रहा है। एक तरफ पुलिस, जैसे हम बता रहे हैं कि उन सभी लोगों को, मिलिटेंटों को मारा गया जो इसमें मुलव्वस है, लेकिन इस तरह के वाक़ात रुक नहीं रहे हैं। इसके बाद यहाँ पुलिस सुरक्षा फोर्स की बड़ी तैनात को वहाँ तैनात किया गया, तलाशियाँ ली गई। लग रहा है कि जो हमलावर थे वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। सवाल यह है कि किस तरह यहाँ कश्मीरी पंडित, मुलाजिम या दूसरे, उनको सुरक्षा मुहैया की जाए, किस तरह ये आतंकी के ये हमले रुक सकते हैं। सिर्फ मिलिटेंट मारने से शायद नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि अभी तक अगर ऐसा हुआ था, जिन्होंने पहले वो घटनाएं अंजाम दी गई, उन सबों को मार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी और घटनाएं हो रही हैं। एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा फोर्सेस, पुलिस के लिए कि किस तरह इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो सवाल ये बड़ा है कि किस तरह से आतंकी घटनाएं रुकेंगी। इस तरह की टारगेटेड किलिंग हो रही है। आगे दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में जो है, वाराणसी में, उसका बिल्कुल भीतर तक सर्वे हो पाएगा। सर्वे के कमिश्नर अजय मिश्र ही रहेंगे। बनारस की अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में सर्वे और कमिश्नर पर फैसला सुनाया है। हालांकि 2 और सर्वे कमिश्नर इस पूरी प्रक्रिया में जोड़े भी गए हैं और 17 मई तक इन्हें सर्वे की रिपोर्ट देनी है। दोपहर से जिस फैसले का इंतजार था, वो 2 बजे के बाद आया। अदालत ने साफ कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं बदला जाएगा। और विशाल सिंह जी भी हैं, अजय प्रताप सिंह जी भी हैं। तो हम बेशक विशाल सिंह और अजय प्रताप को भी 2 सर्वे कमिश्नरों के रूप में जोड़ दिया। ये भी कहा कि सर्वे जारी रहेगा
और ज़रूरत हो तो वो मस्जिद के भीतर जा सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए उन्होंने माननीय न्यायालय ने एक और अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति की है। विशाल कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र दोनों रहेंगे अधिवक्ता आयुक्त। दोनों की निगरानी में ये जो है कार्रवाई संपूर्ण होगी। अगर एक अधिवक्ता आयुक्त नहीं रहेगा तब भी दूसरा जो है अकेले कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर उसमें अंदर जाने के लिए क्या अनुमति चाहिए, क्या बात चाहिए? अंदर जाने के लिए ताला तोड़ के प्रवेश कराया जाएगा। जितनी भी बाधा उत्पन्न करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। बंद है। मस्जिद पक्ष सर्वे का विरोध करता रहा और उसने कमिश्नर अजय मिश्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। वह इसे चुनौती देने का मन बना रहा है। मैंने आदेश को पूरी तरह से सिंसियरली अभी नहीं पढ़ा है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्डर को जो पढ़ने से मुझे लगा कि दिस ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो क्यों, क्या वजह है, कौन सी ऐसी बात है? इसमें बहुत से ऐसे लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हैं जिसका संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया, उनको बाईपास कर दिया है। हम लोग ऑर्डर पढ़ने के बाद आपस में डिस्कशन करने के बाद में इसकी क्या लीगल रेमेडी वो अवेलेबल होगी, हम लोग क्या आगे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग निर्णय लेने के बाद में आएंगे। लेकिन इस आर्डर को हम लोग चैलेंज करेंगे। वैसे अदालत ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है, यानी मस्जिद पक्ष के वकीलों के पास ज्यादा समय नहीं है। अदालत के इस आदेश के बाद वादी पक्ष के वकील जहां अपनी जीत मान रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं, तो वहीं मस्जिद पक्ष के वकील आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। रणनीति तो प्रशासन भी बना रहा है, क्योंकि उसे मस्जिद के अंदर सर्वे जो कराना है। ऐसे में इस मुकदमे में आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम, राजेश और आलोक के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब राष्ट्रगान जरूरी होगा। ये फैसला यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया है। क्लासेस जब शुरू होंगी उससे पहले अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान जरूर गाया जाएगा। रमजान की छुट्टियों के बाद आज से मदरसों में कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड की तरफ से सभी जिला कल्याण अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है कि राष्ट्रगान के गाने को मदरसों में अनिवार्य कर दिया जाए। और अब एक बेहद जरूरी खबर आप सभी लोगों के लिए। बात महंगाई की है जिससे सभी लोग परेशान हैं। खुदरा महंगाई दर और भी बढ़ गई है। 7.79% ये महंगाई दर अप्रैल में रही, जो करीब 8 सालों में सबसे ज्यादा है। महंगाई दर में सितंबर 2014 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई की दर है ये। अप्रैल में सब्जियों की महंगाई दर जो पिछले कुछ सालों में पहुंची है बढ़ते बढ़ते 15.41% पर, जबकि मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95 पे थी और अप्रैल में ये बढ़कर 7.98% हो गई है। तो महंगाई की दर लगातार बढ़ रही है। अप्रैल में खाद्य महंगाई दर जो है, यानी कि फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ें आपकी कितनी महंगी हुई हैं, उसमें भी इजाफा हुआ और 8.10% ये रही। मार्च में खाद्य की महंगाई दर 7.68% थी, यानी कि इसमें भी जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है उसमें भी महंगाई बढ़ी है। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने भविष्य पर चिंतन मंथन करने के लिए कांग्रेस फिर हो रही है एकजुट। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस में कितनी एकजुटता है, कांग्रेस क्या बिखर रही है, ये तमाम सवाल कांग्रेस पर छाए हुए हैं। और अपने भविष्य पर विचार मंथन के लिए कांग्रेस राजस्थान में चिंतन शिविर कर रही है। एक दल की तरह सबसे कमजोर पड़ाव पर पहुंच चुकी कांग्रेस का पिछले 8 सालों में ये दूसरा बड़ा जमावड़ा है। राहुल गांधी सराय रोहिल्ला से, दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंच रहे हैं। उदयपुर में ही ये चिंतन शिविर हो रहा है। सराय रोहिल्ला स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। दिल्ली का सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन और यहाँ ये चेतक एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से की। उदयपुर में जो कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर होना है उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी दरअसल जमीन से जुड़ना चाहती है और इसलिए कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष ने ये रास्ता चुना, ट्रेन का रास्ता चुना।
उदयपुर तक जाने के लिए, जो कि तकरीबन पौने 700 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वो भी उदयपुर राहुल गांधी के साथ ही जा रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक विशेष विमान से उदयपुर के लिए प्रस्थान उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक संदेश देना चाहती है कि किस तरीके से 2024 की चुनावी तैयारी के लिए वो अभी से कमर कस रही है। हालांकि सवाल इस बात पर भी उठे कि अभी क्योंकि कोई ऐसी चुनावी यात्रा नहीं है तो राहुल गांधी के इस तरह से ट्रेन से जाने का औचित्य क्या है, और क्योंकि अंतिम क्षणों तक पत्रकारों को ये बात पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई थी कि वो ट्रेन से ही जाएंगे, तो उन पत्रकारों ने भी जिन्होंने प्लेन से अपनी टिकट करा रखी थी, अंतिम क्षणों में वो भी ट्रेन की तरफ आए और इसी ट्रेन से वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो जो एक नेता का कनेक्ट होता है लोगों के साथ, वो कांग्रेस की तरफ से पैदा करने की कोशिश की गई है। कम से कम उनकी मंशा ये है। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों को जो सबसे ट्रेन जो उनकी जो कोचेज हैं पत्रकारों के, वो ट्रेन के सबसे पीछे के हिस्से में है, और जो स्पेशल बॉगी लगाई गई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए, वो ट्रेन के सबसे आगे की तरफ है। तो जाहिर सी बात है कि कोई बातचीत का ना तो पहले से कोई मंशा पार्टी की तरफ से जताई गई है कि पत्रकारों से वो राह चलते हुए बात करेंगे, लेकिन ज़रूर कोशिश होगी हम पत्रकारों की कि वो जो कुछ भी जिस भी तरह की एक्टिविटी या कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत होता है, उनके कार्यकर्ता जुटते हैं, तो वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरा लबोलुबाब इस कवायद का ये कि कांग्रेस पार्टी ज़मीन से जुड़ना चाहती है और राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति की तरह सफ़र करते हुए दिखना चाहते हैं, कम से कम अपने सलाहकारों की जिस तरह से उनको सलाह दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर होने जा रहा है, आखिरकार उसमें क्या होता है। जिस तरह से पार्टी के अंदर फूट है, जिस तरह से खेमेबाजी है, क्या उस पर लगाम लग पाता है। दूसरी अहम बात है कि कोलिशन को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो एक गठबंधन है उसमें जाए। अलग अलग तरह की राय जो है वो CWC में भी सामने आई, जो 6 कमेटियां बनाई गई है उनकी भी इस पर अलग अलग राय है कि राज्यों में अलग तरह से गठबंधन हो, राष्ट्रीय स्तर पर अलग तरह से गठबंधन हो, और कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होगी तभी कोई भी गठबंधन में वो एक अग्रणी भूमिका जो है वो निभा पाएगी। तो बहुत तरह की बातों पर मंथन होना है, और उन मंथन से क्या निकल कर सामने आना है वो 15 तारीख को पता चलेगा। शुरुआत तो 13 तारीख को सोनिया गांधी के भाषण से होगा, और जो इसका खात्मा है, जो समापन है, वो राहुल गांधी के भाषण से होगा। और इस बीच में पुल के नीचे से बहुत सारा पानी गुजरेगा, जिसका अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ।